नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम 8वीं कक्षा का अर्धवार्षिक पेपर का अनुवाद करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। परिश्रम ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान कार्य कर सकता है। परिश्रमी मनुष्य संसार में क्या नहीं कर सकता। वह पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, ध्रुव से ध्रुव रेगिस्तानों को पार कर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण है, जिसमें पुरुषार्थ की प्रवृत्ति है, वह अपने जीवन में कदापि दुख और निराशा की आंधियों से भयभीत नहीं होता। परिश्रम से के बिना व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र का जीवन खोखला ही रह जाता है। परिश्रम से जीवन में गतिशीलता आती है। ये गतिशीलता ही जीवन में वास्तविक चिन्ह होती है। निश्चित जीवन व्यतीत करने वालों की असफलता और अपयश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गति के अभाव में जीवन की स्थिति घाट के पत्थर के जैसी होती है, जबकि मनुष्य के जीवन में पग पग पर बाधाएं अपना जाल बिछा बैठी होती हैं। उसी समय यदि मनुष्य परिश्रम न करे तो वह कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसी गद्यांश के अनुसार प्रथम प्रश्न है, परिश्रम के बिना क्या खोखला रह जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि परिश्रम के बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र खोखला रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन अपने जीवन में दुख और निराशा से भयभीत नहीं होता। तो जिन व्यक्तियों में परिश्रम व पुरुषार्थ है, वह कभी भी जीवन में दुख और निराशा भयभीत नहीं होता। तो आगे वाला प्रश्न है, जीवन से परिश्रम से जीवन में क्या आती है। तो ठहराव तो नहीं कहेंगे, गतिशीलता। हाँ, तो परिश्रम से ही जीवन में गतिशीलता आती है। इसके बाद जीवन में बाधाएं आने पर मनुष्य परिश्रम ना करे तो क्या होगा, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, क वाला जो भाग है इसका सही है, जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। लेखक ने परिश्रम को क्या माना है। तो गद्यांश के अनुसार लेखक ने परिश्रम को साधना माना है। पहली लाइन है उसमें से पता चल जाता है कि साधना लिखा हुआ है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हम क्या लिखेंगे। तो परिश्रम लिख सकते हैं हम, इसके लिख के परिश्रम का महत्व। हाँ, ये उचित इसका शीर्षक रहेगा, परिश्रम का महत्व। इसके बाद हम करेंगे अपठित पद्यांश। पहले हमने गद्यांश किया, अब कविता का पद्यांश करेंगे हम। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी, आँखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह धन्य है वसंत ऋतु। तो इस पद्यांश के अनुसार कविता ने किस ऋतु का वर्णन किया है, बसंत ऋतु। ये पढ़ने से पता चलता है कि बसंत ऋतु का वर्णन है, तो बसंत ऋतु का उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया। तो वो देख के उनका जो मन है वो, ऊपर हमने शब्द पढ़ा था कविता में से, तृप्त। तृप्त का जो मीनिंग है वो ही संतुष्टि ही होता है। तो संतुष्टि, तो उसके हृदय का भाव कौन सा है, संतुष्टि वाला, कि वो संतुष्ट है इस चीज़ से। गंध की लकीर से क्या अभिप्राय है। गंध सी लकीर से हृदय कैसे अभिप्राय है, हृदय में सुगंध की अनुभूति। कैसे जो कवि है वो हृदय में सुगंध की अनुभूति करता है। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसमें बसंत ऋतु के बारे में है, तो बसंत ऋतु इसके लिए अच्छा शीर्षक रहेगा। उपर्युक्त काव्यांश में से दो द्विंद समाज, कोई द्विंद समाज ढूंढे तो इसमें हमें रंग बिरंगे जो है
द्विंद समाज है। लकीर सी जो है ये भी द्विंद समाज में आते हैं, तो इसका द्विंद समाज है, इसके दोनों पद जो है प्रधान है, तो ये द्विंद समाज है। इसके बाद करेंगे हम व्याकरण भाषा की बात। तो व्याकरण में से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर हम देंगे। हिम्मत शब्द का कौन सी संज्ञा है? तो हिम्मत जो है वो भाववाचक, ख पाठ जो है भाववाचक संज्ञा है, जिसमें कहीं एक हिम्मत जो है भाव है, मूर्खता हो गई, साहसी हो गया, तो जो सुंदरता हो गया, ऐसे जो भाव जो झलकते हैं वो भाववाचक में आ गया। व्यक्तिवाचक में तो नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। जाति में जहाँ किसी जाति का बोध हो वो, तो इसमें जो भाववाचक है वो सही प्रश्न, सही उत्तर है। साहसी मनुष्य शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुण, इसमें साहसी मनुष्य से ही पता चलता है, इसमें गुणवाचक विशेषण का विशेषण है। तो साहसी जो है इसके उपरांत तीसरे वाला है, साहसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो साहसी शब्द में साहस में ई का प्रत्यय लगा हुआ है, घ पाठ ई, तो ये ई जो लगेगा इसके प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद डरपोक शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो डरपोक का इजी सा है, तो ये बता देंगे हम, नीडर इसका विलोम शब्द है। इसके बाद अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन प्लस अंत उपसर्ग जो है इसका लगा है, तो हम अन जो उपसर्ग है अनंत में लगा हुआ है। तो इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से दो पर्यायवाचक शब्द आने, जैसे पक्षी को क्या क्या बोलते हैं? पक्षी हो गया, पंछी बोल सकते हैं, खग बोल सकते हैं, तो ये हो गया। भगवान को हम क्या बोल सकते हैं? ईश्वर, प्रभु, ये दो पर्यायवाचक हो गया। पेड़, तरु, वृक्ष, ये दो हो गए। धरती को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, तो ये ऐसे दो शब्दों के इनके समान जो इनके पर्यायवाचक शब्द हैं, तो वो हम इनके ऐसे लिखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में का तद्भव रूप लिखना है। तत्सम से तद्भव रूप है, तो जैसे चंद्र को चांद लिख सकते हैं, ख में सूर्य है तो सूर्य को सूरज हम लिख सकते हैं, तत्सम से तद्भव शब्द। इसके बाद हम करेंगे पठित गद्यांश। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आवत घारी, ये पठित आपकी बसंत में से, आवत घारी एक है उलट होई अनेक, कहत कबीर नाहि उल्टिए वही एक ही एक। ये आपने कबीर की साखियाँ तो पढ़ी होंगी, उसी में से एक साखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर आप अपने शब्दों पे एक को एक में ही ख़त्म कर दोगे तो वो एक ही रहेगी, वो अनेक नहीं होगी, तो उनको उल्टे से आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। उसी का जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त पद्यांश किसके द्वारा रचित है? ये कबीर की साखियाँ हैं, तो कबीर इसका जो है उत्तर आएगा। इसके बाद गाली शब्द का अभिप्राय। गाली शब्द जो है एक अपशब्द है, तो गाली शब्द को अपशब्द ख पाठ, सेकंड का ख पाठ आएगा, अपशब्द इसको कहते हैं। गालियों की संख्या कैसे बढ़ती है? जब हम किसी को गाली देते तो जब गाली सुनने वाला क्या करे, जब सुनने वाला भी पलटकर गालियाँ दे तो तब उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसका घ पाठ जो है इसका सही होगा, सुनने वाला भी अगर पलट कर जवाब दे तो ये संख्या इसकी बढ़ जाएगी। कभी किसी को अपशब्द क्यों नहीं कहने चाहिए? तो इसमें हमें सभी जो है वो है, क्योंकि अपशब्द किसी का भी दिल दुखाते हैं, ये सही बात है। क्योंकि अपशब्द बोलने से व्यक्ति का निखार नहीं होता, ये भी सही है कि गालियाँ देना कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्योंकि अपशब्द बोलने वाले का कहीं सम्मान नहीं होता, तो ये सभी जो हैं ये सही हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? सभी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। इसके बाद पठित गद्यांश करेंगे हम। ये नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उनके उत्तर दीजिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई,
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो ये जो आपका गद्यांश है, ये आपका क्या निराश हुआ जाए में से लिया गया है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो क्या इसके जो प्रश्नों के उत्तर हम देंगे कि पहला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो जैसे मैंने बताया, क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ से इसे लिया गया है। तो उक्त कहानी के लेखक का नाम क्या है? उक्त कहानी के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो टिकट बाबू लेखक को कितने रुपए दिए? देखो, जब लेखक ने उनको 100 रुपये दिए तो उन्होंने 10 रुपये का किराया काटा और 90 रुपये दे दिए। तो इसके बाद लेखक किस बात पर चकित था? तो वो टिकट बाबू की ईमानदारी पर, टिकट बाबू की ईमानदारी पर वो चकित था कि वो कैसे उन्होंने उनको ढूंढ के उनको ये पैसे वापस किए। इसके बाद लेखक किस डिब्बे में बैठ गया? तो ऊपर हमने पढ़ा जैसे कि सेकंड क्लास डिब्बे में हर आदमी, तो सेकंड क्लास है तो ये हम इसका ये उत्तर करेंगे, सेकंड क्लास। ख पार्ट जो है इसका सही उत्तर है। इसके बाद निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे बसंत भाग में से आपने प्रश्न पढ़े हैं, इतने सारे पाठ पढ़े हैं। तो मशीनी युग में ने किसके हाथ काट दिए? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लाख की चूड़ियों में से, कि कैसे जो बदलू था उसने लाख की बनी हुई चूड़ियाँ जो बिकना थी वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि मशीन से बनी हुई जो चूड़ियाँ, वो कांच की चूड़ियाँ बिकना शुरू हो गई। तो धीरे धीरे उसका जो पैतृक धंधा था वो बंद हो गया और वो बेरोज़गार हो गया। ये इसका लेखक ने बदलू के जीवन की व्यथा की ओर संकेत किया है। इसके बाद कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ये कविता दीवानों की हस्ती में से लिया गया है। इसमें कवि ने दीवानों देशभक्तों को दीवाने कहा है कि कैसे उनके आने से सबके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, और जब वह दूसरों के जीवन में खुशियाँ देकर देश के लिए कुछ कर जाते हैं तो उनके जाने के बाद लोगों की आंखों में जो उनकी यादें हैं वो आंसू बनकर बह जाती हैं। तो ये कवि ने उन देशभक्तों के देश प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि कैसे वो दूसरों के जीवन में उल्लास भरते हैं, और जब वो उनके जीवन से चले जाते हैं तो उनके जीवन दूसरों की आंखों में उनके आंसू बन के बह जाते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी क्या पढ़ पाते हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था, इसमें पक्षी और बादल चिट्ठियाँ भगवान के डाकिए। तो हमने भगवान के डाकिए हमने पढ़ा, उसमें हमने पक्षी जो हमने बताया, पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। वो अपने द्वारा लाए गए संदेश को पेड़ पौधों, पहाड़, नदियों, जितने भी प्राकृतिक जीवन है इनमें अपना संदेश बांटते हैं। तो वो क्या पढ़ पाते हैं? वो ये पढ़ पाते हैं कि अपना प्रेम और सद्भावना से हमेशा दूसरों, जैसे पेड़ जो है वे बिना किसी स्वार्थ के अपना जो भोजन है वो अपने जो फल है वो दूसरों को देता है, वैसे ही नदियाँ बिना किसी स्वार्थ के अपना जल सभी में बांटती हैं। इस तरह के जो संदेश हैं वो भगवान पक्षी और बादल के माध्यम से दूसरों तक जो प्राकृतिक जीवन है उनमें ये पहुंचाते हैं। ये जो संदेश है ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये केवल प्राकृतिक जीवन के लिए ही है। इसके बाद एक प्रश्न है, कारण बताइए। गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है, लेखक ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो ये जो है इसमें लेखक जो है वो बस की जो हालत है वो देखकर वो कहता है कि क्या ये जो आते हैं कंपनी के हिस्सेदार आके पूछते हैं कि ये बस अब चलती भी है नहीं। तो लेखक जो बस में बैठने वाला होता है उसको थोड़ी सुन के हैरानी होती है कि वो क्यों ये बात क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी जो गाड़ी की जो हालत थी बहुत ख़राब थी। तो इसलिए उनको थोड़ा अजीब लगा कि इससे बात उन्होंने कही कि क्या ये अपने आप चलती है। तो लेखक ये थोड़ा सुन के
थोड़ी हैरानी हुई। तो इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो अहमदनगर के किला जो है ये भारत की खोज में से लिया गया है, अहमदनगर के किले से। तो इसमें चांद बीबी की जो घटना वो जुड़ी हुई है, कैसे वो अंग्रेज़ों से, अकबर की सेना से लड़ते हुए उसने बहादुरी दिखाई और अंत में वो अपने ही किसी वफादार आदमी के द्वारा वो मारी जाती हैं। वो घटना जो है वो अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई है। तो ऋग्वेद का जो रचना काल है ये कब से माना जाए? ये 1500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। तो ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों के नाम, तो जो काव्य हैं इसके महाकाव्य हो गए, तो इसमें महाभारत रामायण जो है ये इनके प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ मिले? ये मिस्र में मिले, पंजाब में मिले, हड़प्पा संस्कृति में मिले। ये सभी जगहों में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो नीचे हमें निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद पर 70 पे आप अनुच्छेद लिखें। तो खेल कूद का महत्व, कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पे आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। शिक्षा और समाज, शिक्षा समाज में क्या रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्वच्छता का महत्व, कि स्वच्छ रहना हमारे लिए क्यों महत्व है, तो इस पे आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। इनमें से केवल एक आपको करना है, तो ये आप कर लेंगे। अपने विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। ये तो आपको पता है औपचारिक पत्र है, इसमें अपने विद्यालय के किस ऊपर लिखें अपना जो स्कूल का पता है, जैसे श्रीमान प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन जहाँ के आप रहने वाले हो। तो उसके बाद विषय लिख देंगे, विषय जो आप, जैसे कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप थोड़ा सविनय निवेदन ये है कि आगे आप उसको पूरा करेंगे। लास्ट में आपका देना आपके आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और कक्षा लिख के इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 मित्रों के बीच में संवाद, 2 मित्रों के बीच में परीक्षा पर चर्चा पर संवाद कीजिए, कि कैसे 2 मित्र हैं, जैसे राम और श्याम हैं, 2 आपस में मिलते हैं और परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं कि हाँ परीक्षाएं आने वाली हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो वो जो बातचीत है वो आपको लिखना है शुरू से। कैसे शुरू जो है वो क्या आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे राम कहता है कैसे हो श्याम, तो श्याम कहता है मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो वैसे श्याम बोलेगा तो किन किन विषयों की तैयारी कर ली है, तो वो बोलेगा मैंने गणित, सामाजिक विज्ञान, तो हिंदी की, अंग्रेजी, इन विषयों की तैयारी कर ली है। तो बोलेंगे क्यों ना हम साथ में तैयारी करें, ताकि जो हम दोनों साथ में पढ़ेंगे तो एक दूसरे को चीज़ें समझा सकेंगे, अच्छे आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह का कोई भी आप संवाद जो है वो 4 नंबर का जो आप कार्य है वो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।